आदिवासी समाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलहदा है। उसे शेड्यूल कास्ट के साथ जोड़ करके दोनों की लोकेशन अलग अलग थी, वो अछूत थे। ना ओबीसी में कोई अछूत था और ना आदिवासी में कोई अछूत है। आदिवासी को अछूत होने का मतलब ही नहीं। वर्ण सिस्टम जब आरोपित आप करते हैं, और इस किताब को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि इसमें राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह, उनके बारे में बाकायदे एक अध्याय लिखा हुआ है, और वो राजा है। छत्तीसगढ़ के इलाके में राजा वीर नारायण सिंह है, वो राजा हैं। गोंडवाना में रानी दुर्गावती हैं, वो रानी हैं। भीलवाड़ा राजकुमार रोज जी उसका पूरा आंदोलन चला रहे हैं कि भीलों का अपना एक पूरा राज्य बने, क्योंकि वहां के वो राजा रहे हैं। अगर वर्ण व्यवस्था में आदिवासी, दलित, पिछड़े सब शूद्र थे, तो उनके बीच से राजा कैसे पैदा हुए? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, देवगिरी के यादव, गुर्जर पाल प्रतिहार वंश, चोल से लेकर के गोंडवाना भीलवाड़ा, इसका मतलब कि वर्ण सिस्टम न तो आदिवासी पर कभी फिट बैठता है, न दलित पर, न ओबीसी पर। वो एक आरोपित व्यवस्था है जिससे आप अपनी संस्कृति को भूल जाओ, और एक व्यक्ति, एक ग्रंथ, एक संस्कृति, एक नेता, एक झंडा और एक ही सब कुछ के रंग में रंग दिया जाए। इसलिए भी इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए उलाका जी जब ये बोल रहे थे कि नुकसान हुआ, मैं वहां पर देख रहा हूं कि जब 1949 में बाबा साहब अंबेडकर ने एक प्रस्ताव लाया था, और तारीख के साथ इसको देखना चाहिए। 1947 से 1949 के बीच एडवाइजरी कमेटी जो आदिवासी लोगों के साथ बनी थी, जितेंद्र मीणा ने बाकायदे अपनी भूमिका में लिखा है कि केवल 7.5, 8, 9% जिसकी आबादी हो, उसकी केवल 16 लोग संविधान सभा में थे। तो जब नया भारत बनाया जा रहा था तो आदिवासी कहां थे, और उस संविधान सभा की बहस में कहां है वो? उसके बाद उन्होंने कहा कि वो मांग ये कर रहे थे कि जो राज्य जहां आदिवासी ज्यादा हैं, उन राज्यों में उनको विशेष अधिकार मिलना चाहिए। मांगा उन्होंने अधिकार, और मिला केवल आरक्षण। मुझे लगता है आदिवासी समाज की यह दिक्कत रही है, और इसलिए भी वो लड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 11 मई 1949 को अल्पसंख्यक राजनीतिक संरक्षण पर एडवाइजरी कमेटी, और उसके बाद 24 अगस्त 1949 को ड्राफ्ट आर्टिकल 294, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 332 में आता है। पूरे देश में जैसे शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिला, वैसे ही शेड्यूल ट्राइब को भी नहीं वो चीज मिल पा रही है जो वो चाहते हैं, तो कम से कम रिजर्वेशन तो मिले। यह काम उस एकता को दिखाता है जो उस बहुजन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जोड़ती है। अलग होने के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कई कारण हैं, लेकिन जोड़ने के जहां जहां इतिहास हैं, उस इतिहास को पढ़ना चाहिए। अब मैं आखिर में एक दो बातें कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। उसके बाद 2 वक्ता हैं, उनको अपनी बात को पढ़ना है, सुनेंगे आप। एनिमेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि इतिहास गवाह है कि भारत के इतिहासकारों ने दलितों और आदिवासियों की भूमिका को मिटा दिया है। जब तक यह देश अपने असली निर्माताओं की पहचान नहीं कर लेता, तब तक वह न्यायपूर्ण राष्ट्र नहीं बन सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मार्क्स, गांधी और समाजवाद किताब में 1960 में लिखते हैं कि भारत में असली लोकतंत्र तभी आएगा जब सबसे गरीब, सबसे उपेक्षित और सबसे पिछड़े आदमी की जिंदगी बदलाव आएगा, जब आदिवासी, दलित, स्त्री, उनकी आवाज संसद में गूंजेगी, तभी भारत का स्वराज पैदा होगा। और आज जब राजकुमार रोत जैसे सांसद सदन में खड़े होकर के बोलते हैं, तब लगता है, देखिए, आदिवासी की लड़ाई आदिवासी ही लड़ेगा, वही बोल सकता है। बाकी आप उनके साथ, उनके पीछे खड़े होकर के आप साथ दीजिए, उसका नेता नहीं बनना है। इसलिए आज जो बात राजकुमार रोत बोल रहे, इससे पहले क्यों नहीं बोली गई? महाश्वेता देवी ने अरण्येर अधिकार में 1977 में लिखा कि भारत का इतिहास लिखने वाले हमेशा महलों और दरबारों के इतिहासकार रहे। महलों और दरबारों के इतिहासकार रहे। जंगलों और पहाड़ों में लड़ी गई असली लड़ाइयों को उन्होंने कभी जगह नहीं दी। आदिवासी इतिहास इसलिए जिंदा है क्योंकि वह लोगों की यादों और संघर्षों में जिंदा, और उन यादों, संघर्षों से इस किताब ने एक भूमिका निभाई है। ये भूमिका जब जितेंद्र मीणा लिखते हैं
तो ये दावा कतई नहीं करते कि आदिवासियों के ऊपर कोई पहली किताब मैं लिख रहा हूं। इसके पहले बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे काम हुए। जितेंद्र मीणा यह दावा कर रहे हैं कि जिन नायकों को उपेक्षित कर दिया गया, हम उन नायकों की भी बात आपको बताना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ नॉर्थ ईस्ट से लेकर के राजस्थान गुजरात के भी इसमें नायक शामिल हैं, इसलिए भी इस किताब को पढ़ना चाहिए। एक कोटेशन एक दो बस पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हालांकि पेज नंबर 33 पर इन्होंने वनवासी वाले संकट के ऊपर भी इशारा किया है कि कुछ लोग आदिवासियों को वनवासी कहकर के अपनी संस्कृति भी थोप रहे हैं, जबकि आदिवासी संस्कृति का उनसे मेल नहीं है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि झारखंड में विधानसभा ने यह बिल पारित किया कि अब की जब जनगणना हो तो धर्म के कॉलम में हमारा अपना धर्म भी लिखा होना चाहिए। जब उनका धर्म अलग, उनके देवी देवता अलग, उनकी संस्कृति अलग, तो उनके ऊपर आप एक धर्म, एक भाषा, एक नेता क्यों थोपेंगे? और इस बात को इस किताब में जरूर लिखा गया। और इस किताब को, बाकी नायकों पर वक्त कम है इसलिए छोड़ देता हूं, इसके आखिरी पन्ने पर भारत के आदिवासी विद्रोह करके एक सूची दी गई है। जो क्लेम है ये किताब कि भारत राष्ट्र के निर्माता हम हैं, जिसे इनकैर्नेशन लिखने वाले सुनील खिलनानी बिरसा मुंडा से आगे नहीं बढ़ा पाए, जिसे मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया लिखने वाले लेखक उसको भी नहीं देख पाए। अब जब उनके हाथ में कलम आई तो उन्होंने बताया कि इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पुरानी और सबसे लंबी लड़ाई लड़ने का काम इस देश के आदिवासियों ने किया है। साल 1776 से यह लड़ाई शुरू हुई है और लगभग 1963 तक ये लड़ाई लड़ी गई, और मैं तो कहूंगा कि 2025 में भी वो लड़ाई जारी है। लेकिन इस बात को वो कतई नहीं समझ पाएंगे जो एनसीईआरटी के सिलेबस से मुगलों को निकालकर या अकबर को और बुरा पेश करके एक नया भारत बनाने की कोशिश में इस कदर लगे हुए हैं कि एक तरफ शिक्षा बर्बाद हो, लेकिन जितनी बची रहे वो भी हमारे मुताबिक पढ़ी जाए। ऐसे वक्त में क्या उन्हें चिंता है आदिवासियों के इतिहास लेखन की? और अंग्रेजों के खिलाफ अब कौन लड़ाई नहीं लिया? लाल किले की प्राचीर से जिस संगठन का नाम लिया जा रहा है, वो संगठन का इतिहास ही अंग्रेजों का साथ देने का रहा। ऐलान है 2025 में कि अगर आपको संविधान और लोकतंत्र को बचाना है, इस तरह की किताबों को बचाना है, तो उस कर्ज को चुकाना होगा जो हमारे पुरखों ने हमें सौंपा है। मिर्जा गालिब का एक शेर है कि दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा न हुआ। हमारे ऊपर हमारे उन पुरखों का हक है कर्ज की तरह। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा से लेकर राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह, तमाम लोगों का कर्ज है। इस किताब के जरिए उस कर्ज को पढ़ते हुए हमें लंबी लड़ाई के लिए अपने को तैयार करना होगा। मैं फिर से लेखक जितेंद्र मीणा को, प्रकाशक को और आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे जगह पर हमने एक भूमिका निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद।